I think the first is the first question. I think it is easy one, right? So okay, okay. Now this is the question, right? Okay, maximum gap between the two sessions of parliament is not more than 6 months, right? तो ये तो सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है. बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट यूजुअली हेल्ड बिटवीन द फरवरी टू मई, ये भी सही स्टेटमेंट है. ओके. Now, a session of the parliament is the period between the first sitting and the dissolution. What is dissolution? Dissolution is basically completing ending the house, right? So that is not the basically here, right? So basically session is the period ना जहाँ से हम लोग की the first sitting and the जब उसमें क्या होता है prorogue कर देते हैं, that is ending the session है ना, that is called इसको बोलते हैं रिसर्च बोलते हैं बेसिकली. और ये ओके इसको बोलते हैं सेशन बोलते हैं, ठीक है. फर्स्ट सिटिंग वाला और एक यहाँ पर सॉरी प्रोरॉग होती है हाउस, उसके उस समय को बोलते हैं हम लोग सेशन बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली द आइडिया इज दैट है ना, इट हैज बेसिकली ओके. और ये जो लास्ट सेटिंग होता है ना प्रोग्रेशन से, देखो एक होता है सेशन. क्या होता है सेशन? फर्स्ट थिंग सेशन क्या होता है? तो सेशन इज द पीरियड. सेशन एक होता है इनिशियल, मतलब सेटिंग हो गया, फर्स्ट सेटिंग हुआ अब से लेकर कहाँ तक, प्रोरॉग ऑफ द हाउस. प्रोरॉग ऑफ द हाउस इज द सेशन इज बेसिकली एंडिंग है ना. तो दैट इज, तो यहाँ से जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं सेशन. और ये जो प्रोरॉग से होता है प्रोरॉग टू यहाँ पर रीअसेंबली ऑफ द सेशन, दैट इज कॉल्ड रिसेस, ठीक है. इसको बोलते हैं रिसेस. तो दिस इज द बेसिकली आइडिया हियर. The recess is actually the break, right? यस ब्रेक. रिसेस इज द बेसिकली ब्रेक है ना, जो आप लोग क्लास में करते हो ना, तो फिर ब्रेक मिलता है वैसा ही है ना. तो फिर ऐसा नहीं कि आप क्लास से जैसे हम लोग जाते हैं, असेंबली होती है, क्लास करते हैं, फिर दोपहर में ब्रेक होता है, फिर से हम लोग क्लास में जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना. तो दिस इज बेसिकली पीरियड इज काइंड ऑफ ब्रेक है ना. पहले हमने फर्स्ट सिटिंग में हुआ, उसके बाद हम लोग फिर से रीअसेंबल हो रहा है इसके बीच में, दैट इज कॉल्ड ब्रेक. ओके, दैट इज कॉल्ड रिसेस बेसिकली. ओके गॉट. तो बेसिकली थर्ड ये दिस वन इज करेक्ट. तो वन इज द थर्ड इज इनकरेक्ट बेसिकली. सो 1 to 4. ओके गॉट माय पॉइंट. So only 3 statements are correct. Okay. Now coming to this idea, na? Sir, how is fourth statement correct? I think that is wrong. Sir. No. Maximum gap between two sessions of the parliament cannot be more than 6 months. 6 month के अंदर में आपको मिलना होता है ना. देखो there are in the constitution है ना, in the article I will reading. No sir, the fourth statement. Okay. The period between the prorogation of a house. Prorog क्या होता है? Prorog is देखो prorog and the assembly. I am saying okay. Prorog क्या होता है? Okay, basically I made mistake. Okay. Okay. देखो इनिशियल सेटिंग क्या होता है? देखो सबसे पहले मैंने सेशन का बताया. सेशन क्या है? फर्स्ट सेटिंग वाला, ठीक है. फर्स्ट सेटिंग हुआ, फर्स्ट सेटिंग, उसके बाद हमें क्या करना, और फिर से फर्स्ट सेटिंग हुआ, उसके बाद जो प्रोरॉग होगा, प्रोरॉग इज द बेसिकली दैट सेशन इज एंडिंग. ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेशन. ओके, उसके बाद नाउ कमिंग टू रिसेस. रिसेस यहाँ से आपके पास ये गया ना, प्रोरॉग हो गया, ठीक है. यहाँ से बेसिकली ओके, ये जो आप सोच रहे हो ब्रेक वाला, वो रिसेस अलग है और ये रिसेस अलग है ना. एक बार जैसे प्रोरॉग हो गया, मतलब मान लो कि अब असेंबली हो गया, खत्म हो गया ना, इसके बीच में जो छुट्टी मिलती है ना, उसको बोलते हैं प्रोरॉग. उसमें थोड़ी छुट्टी मिलती है, हाउस से चलता है, सेशन होता है. जब ये हाउस खत्म हो गया ना, उसके बीच में, और यहाँ पर जो आप फिर से रीअसेंबल होंगे, उसके बीच में जो सेशन होता है उसको बोलते हैं, जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं रिसेस, ठीक है. तो फोर्थ बेसिकली करेक्ट है, ठीक है. गॉट माय पॉइंट? हेलो. Yes sir, yes. ओके. यहाँ पर एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट, साइन डाई एंड डिसोल्यूशन है ना. इसमें बेसिकली एडजर्नमेंट क्या होता है बेसिकली. ओके, देखो यहाँ बेसिकली क्या होता है, एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि दैट हाउस एडजर्न्ड है ना, दैट इज पोस्ट, मतलब क्या होता है उसको, उस वहाँ की जो डेली एक्टिविटीज होती है उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है. और यहाँ पर बेसिकली द स्पीकर इज बेसिकली असाइनिंग सर्टेन टाइम, दैट हम लोग फिर इस 2 दिन बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे. तो बेसिकली दे आर असाइनिंग सर्टेन टाइम, दैट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट है ना, एडजर्नमेंट. And if you talk about the adjournment sign die, तो basically that sign die मतलब he is not specifying the date है ना, when will be the next meeting will be there है ना, that is for adjournment sign die.
And prorogation is the that I talked, prorogation, that assembly is basically the session is basically ending, that is called prorogation. And dissolution is the completely ending the house itself, right? जैसे हम लोग लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, that is the next election should be conducted. So that is their idea. Now coming to this है ना, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं इसका मीनिंग है ना. So adjournment is basically end the very life of the existing house. No, किससे होता है ये? End of the very existing life of the house. किससे होता है ये? डिसोल्यूशन से होता है. तो डी का 1 होना चाहिए था, तो इनकरेक्ट है ये, है ना. तो ये भी गलत हो जाएगा. उसका देखते हैं प्रोरोग, है ना. यहाँ प्रोरोग क्या होता है? टर्मिनेटिंग ए सिटिंग इंडिफरेंटली विदाउट नेमिंग ए डे फॉर ई असेंबली. तो आई ऑलरेडी टोल्ड, है ना, एडजर्नमेंट साइंड आई इज देयर. तो बेसिकली दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, है ना. सो ओके, adjournment is basically this one: suspend the work in the sitting for a specified time, that is adjournment. Okay, so this would be all are incorrect and none of the above is the answer. Okay, now coming to the question hour and 0 hour, right? तो हम लोग बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड, है ना. जैसे कि हम लोग देखेंगे, देखो हम कैसे याद करते हैं. बेसिकली हमारा जो सेशन चलता है दैट पार्लियामेंट सेशन, तो इट्स स्टार्टेड एट 11 AM, है ना, एंड इट एंड्स एट 6 PM, राइट. तो ऐसा कुछ इसका टाइमिंग रहता है 11 to 6 PM, और कभी कभी ज़्यादा भी जाता है. तो दैट्स डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बिल, है ना. तो इसमें बेसिकली हमको क्वेश्चन आवर का और 0 आवर का देखना है, ठीक है. तो 11 to 12 होता है ना, दैट इज द पीरियड ऑफ द क्वेश्चन आवर, राइट. क्वेश्चन आवर. एंड 12 टू, हम लोग 12 को कैसे देखते हैं? जब रात में हम लोग देखते हैं 12 बजता है, तो 12 बजता है तो 0 0 ऐसे दिखाता है ना. तो 12 को क्या देखना है कि 12 के बाद जो चलता है 12 से 1, है ना, दैट इज कॉल्ड 0 आवर, राइट. समझ में आया क्या? ओके. अनदर थिंग, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट 0 आवर को हम लोग, एक और 0 आवर है ना, 0 आवर इज बेसिकली 0, हम लोग जानते हैं दैट इट इज द इनोवेशन ऑफ इंडिया, है ना. इनोवेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 0 जो है आर्यभट्ट ने शायद दिया था, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना, कि 0 वाज गिवन बाय द इनोवेटेड बाय द बेसिकली इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट. तो बेसिकली 0 इज बेसिकली इट इज द innovation of Indian innovation, right? So 0 hour is basically Indian innovation. Apart from this, we have also have the calling attention motion. Calling attention motion, that is also a part of attention motion, which is also the Indian in origin, right? So you should remember these things, these two things. Okay. Now coming to the question hour. Question hour as I already told you 11 से 12 होता है. उसके बाद हमारा that is 0 hour होता है, ठीक है. So now let us analyze the statement. Now both are mentioned in the rules of procedure, right? Okay. एक और चीज है, 0 आवर है ना, 0 आवर का रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, ठीक है. ये भी याद रखना है. 0 का मतलब 0, ना इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, और ना ही इसका जो है इट इज द बेसिकली इंडियन इनोवेशन, राइट. ये आपको याद रखना है 0 आवर के बारे में. ओके. तो बेसिकली बोथ आर मेंशन द रूल ऑफ प्रोसीजर. नो, तो 1 गलत हो जाता है, ये खत्म हो जाता है. नाउ ड्यूरिंग द 0 आवर मेंबर्स कैन रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस. तो इस टाइम बेसिकली कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. तो बेसिकली इट इज करेक्ट. Screen is not sharing. Screen not sharing. Okay. Now is it visible? Okay, just wait a minute. Not so. Now it is visible. Okay. So basically, you should remember this one. And 0 hour start immediately after the question hour. Yes, है ना. 0 hour start basically 11 से 12, फिर 12 बजे basically start होता है, that 12 o'clock. So basically 0 hour start with the, तो 1 2 2 3 4 is correct. If you have doubt in any statement, you can raise the question. Do you have any doubt in the question, any of the question, in any of the statement? Okay. Question hour is the first hour of the every parliament, 11 से 12 है ना, that is I told you already. So what we learned here that 0 hour is Indian innovation, and second thing we learned is that 0 hour is not mentioned in the rules of procedure, right? Got my point? Okay. And on another statement, all these statements basically you can learn, you know, that is very important. These questions are asked basically. Okay, now coming to joint sitting. Just wait a minute. I cannot do it. Okay. So do you have any doubt? Did you solve the question, this one?
joint Which setting. one, sir? Fourth number question. Yes, sir. इसका आंसर ए है, सही है क्या आपका? Yes. ओके, तो फिर मुझे नहीं लगता इसमें डिस्कस करने की जरूरत है, बट आपको जानना है कि जो कोरम होता है ना, डेट 1/10 होता है, डेट है ना, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, यू शुड रिमेंबर दैट इन ज्वाइंट सिटिंग द स्पीकर basically presides over the sitting, right? And the speaker is absent, so who will be presiding? Deputy speaker. And if deputy speaker is also absent, so the not the vice president or chairman of the Rajya Sabha, it will be the vice chairperson of the Rajya Sabha will be presiding. And if he is also absent, then the any member who is elected by the that joint sitting, basically they will be presiding. Okay, got my point? Yes, sir. Vice president basically does not, है ना, chairman Rajya Sabha does not basically preside. This is very important, है ना, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है, एग्जाम में पूछा जाता है इसको, है ना. ओके, ये प्रिसाइड नहीं करता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रिसाइड्स, ओके, इन द ज्वाइंट सिटिंग. नाउ अगेन वन थिंग इज दैट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये वाला चीज आपको याद रखना है. ओके, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग. फॉर फाइनेंस बिल इज देयर एनी चांसेस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग? और मनी बिल, मनी बिल के लिए है क्या? No, sir. मनी बिल के लिए नहीं है, फाइनेंस बिल के लिए हो सकता है क्या ज्वाइंट सिटिंग? फाइनेंस बिल के लिए, फाइनेंशियल बिल के लिए यस हो सकता है. ठीक है, फाइनेंशियल बिल इज नथिंग बट ए ऑर्डिनरी बिल ओनली, राइट? फॉर द मनी बिल देयर इज no provision for First, it gets prior. what prior? Yes, for money bill basically. So, like money bill. Yes, money bill basically it is taking the prior recommendation from the president, right? So there is no, है ना. Correct. Yeah. Okay. Now coming to the and ये the rules of basically joint setting basically governed by the, किस आर्टिकल में है joint setting का provision? Can you tell me the article? The screen is not sharing again, sir. Okay, why they are wrong? Okay. Now okay, now is it better? Yes, sir. Okay. So basically one thing also you should remember that rules of procedure, है ना, that is rules of procedure राज्य सभा गॉन द ज्वाइंट सिटिंग. नो, दिस इज द लोकसभा. लोकसभा का रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है that is governing the joint sitting. Another thing you should remember that article 108 provides for the joint sitting, right? अच्छा, ये बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन क्यों है? बेसिकली if there is a kind of what, there is deadlock between the two houses, that is if the suppose you are, है ना, you have passed the bill and Lok Sabha passed the bill but the Rajya Sabha basically rejected the bill, so in that situation basically joint sitting is. Sorry, the voice is breaking. Okay, network gone. Okay, just wait a minute. This question is about the president rule. Under which article? Can you tell me the article? 312. 312. State emergency president rule. Under which article? Under article 356. We have the Yeah, sir. 4 articles, right? 3 articles, that is 352, that is national emergency. Emergency in article 352. Then we have the president rule in the 356. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is also called constitutional breakdown. Constitutional breakdown, right? It is also called, the president rule also called constitutional breakdown. Then again we have the third number is financial emergency. That is financial emergency. Under which article? Article number 360. ठीक है, 360. Okay, got my point now. So again we have to remember this one that यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे बेसिकली
as we are supposed to, that financial emergency so far it has not been imposed any time, कभी भी मतलब any in the our 70 years 75 years of uh, our independence, that this basically emergency has not been imposed so far, right? So ये important है, आपको याद रखना है, emergency has never been imposed. Now financial emergency basically. Now coming to the national emergency, so how many times it has been imposed, national emergency? 3 times, right? 3 times, yeah. 3 times. And president rule ये more than 100 times, ठीक है, 100 Except times, in Telangana. except in तेलंगाना में भी हुआ शायद ना, तेलंगाना में भी हुआ था कभी। ओके, तेलंगाना बचा नहीं है क्योंकि बिकॉज इट फॉर्म्ड इन 2014 और 15 2015 में बना था, एंड आफ्टर दैट इट माइट हैव बीन इम्पोज्ड। ओके नहीं, इम्पोज नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में नहीं हुआ है ना, तो ये शायद स्टेटमेंट गलत दिया क्या, मे बी। ओके, यहाँ 2-3 होना चाहिए था, बेसिकली यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही था इसलिए इसको माना है। ओके, तो एक्सेप्ट इन तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, ओके, इट हैज नॉट बीन इम्पोज्ड दिस स्टेट। ओके, चलो इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है ना। ओके, अनदर थिंग यू शुड रिमेंबर। ओके, दूसरा है कि और कुछ चाहिए क्या, देखना है क्या डिटेल, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन का, बस थोड़ा जो मुझे बताना था वैसे बता दिया मैंने, और भी हम लोग बाकी सीखते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली का रूल क्या होता है ना, दैट बेसिकली देयर आर, इफ यू वांट टू है ना स्टडी अगर पॉलिटिक्स में इमरजेंसी का थोड़ा बहुत प्रोविजन देखते हैं, तो जस्ट वेट अ मिनट, ओके। तो बेसिकली अगर नेशनल इमरजेंसी होता है, एक होता है हमारे पास स्टेट इमरजेंसी, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इसमें कितना होता है 1 2 2, ठीक है। तो बेसिकली इन द 1 month दैट if the we are supposed to impose the national emergency, in that case the resolution should be passed in the house within 1 month, right? But in case of that is state emergency, that is president rule, that the presidential that resolution should be passed within the, that it should be cleared in the both houses, the Lok Sabha and Raj Sabha, within 2 months. Again the financial bill, financial emergency, we should have the 2 month का, है ना। ओके, तो that is should be remembered। ओके, नाउ कम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, अच्छा, रिवोकेशन के लिए आपको याद रखना है कि दैट जो नेशनल इमरजेंसी होता है ना, इन दैट केस रिवोकेशन के लिए दैट पार्लियामेंट का कंसेंट लेना जरूरी होता है, बट फॉर द प्रेजेंट रूल देयर इज नो नीड ऑफ पार्लियामेंट कंसेंट, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द, ये जो है आर्टिकल 361 जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बेसिकली इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड द वाइस, दैट इज प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर के पास होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, हाँ, 2 व्यक्ति को। और आर्टिकल 361 में बेसिकली देयर आर डिप्लोमेट्स भी होते हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिलती है। तो बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ लिस्ट है ना, इनको यहाँ पर इम्यूनिटी देनी मतलब कि दैट इज बेसिकली लीगल इम्यूनिटी मिलता है ना, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ दिया कि नॉट लायबल फॉर देयर मिसबिहेवियर अनकनेक्टेड विद देयर ऑफिशियल ड्यूटी, सो इट इज नॉट करेक्ट बेसिकली दैट दे कैन बी, है ना, जो मान लो कुछ गलत काम में इनका जो जाता है ना, So they have asked. इनकरेक्ट, यस, द इनकरेक्ट, तो बेसिकली दिस इज इनकरेक्ट ओनली, है ना। Yeah, correct. He is liable, no, he is not liable there, and that is incorrect basically. Exactly, correct. I have got it correct. Okay, now again this one है इलेक्शन कमीशन रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका ये कंडीशन आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप इसको मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, मैं ही भूलता हूँ, आप भी भूलते हो गया, है ना। तो इसमें का इंपॉर्टेंट वाला जो क्राइटेरिया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कि ये वाला जो है ना, ये वाला याद रखना है, ठीक है। और एक 4 एनी ऑफ द 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज हो जाता है ना, ये मोस्ट आस्क्ड होता है, ठीक है। ये और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहीं से कंफ्यूज करते हैं बेसिकली। तो ये वाला स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, और ये वाला भी, ठीक है। ये रिसेंटली एडेड हुआ था, मुझे याद नहीं यार कब ऐड हुआ था, आई थिंक कि 2000 के आसपास ये रिसेंटली एडेड है, ठीक है। ओके,
तो ओके, इसमें क्या था, पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है बेसिकली, है ना, नॉट फाइनेंशियल बैकिंग, है ना। अभी तो देखो जो इलेक्शन बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड था, है ना, तो दैट वाज बीजेपी वाज हैविंग द सो मच, है ना, तो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। सम पार्टी में हैव द 1% आल्सो, सो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। कैडर स्ट्रेंथ नो, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्शन कंटेस्टेड नो, बी बेसिकली पोल परफॉर्मेंस, राइट। तो बेसिकली दिस इज द criteria. The four elements are there. Okay, now coming to the this one, right? तो basically नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है that is formed in the 1971. कब बना था? 1971, right? So we know that we have the that no sorry, we have the southern, we have the that general councils are there, right? Do you know general councils, right? General councils are there. So there are Eastern General Council, है ना, Western, Northern, है ना, Southern, but another is the Northeastern Council. So that is basically the other general councils, है ना, that forms in the 1956, right? 1956, but this one formed in 1971, right? And 1971. And another thing you should remember, that in the Northern Eastern Council, basically there are 8 members, है ना, there are 7 sisters are there, and another one is the Sikkim. So you should remember this one. So this is basically important fact. Okay, Sikkim is not a part, basically it is wrong, right? Sikkim is very much part of it, because Northeastern Council have the 8 members, right? And sometimes it is asked now that Sikkim is the part of the part of general councils, I know that Western General Council, Eastern General Council. So that is wrong, basically Northeastern Council, right? Okay, so this is wrong, so one is wrong, right? Again, coming to the Sikkim became independent in 1947 but became annexed by the 1975. So this is correct, basically by the 36th constitutional amendment. Sikkim was inducted as the part of Indian territory. Okay, तो basically 3 is correct, तो 3 is correct हो गया. Okay, 3 correct. Okay, now coming to the another second statement. Pre-independence, all the present northeastern states were part of colonial Assam. No, they are not part of colonial Assam. There are so many states, है ना. ऐसे भी आप समझ सकते हैं, there are so many states, 8 states are there. Obviously one states must be, है ना, independent, है ना. तो okay, तो यहाँ पर शायद मणिपुर, साधन, ये लोग कुछ है, दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट थे उस समय. तो 2 इज बेसिकली इनकरेक्ट, तो बेसिकली ओनली ए इज करेक्ट. ओके, दिस इज ओके. कौन सा इसमें था? ओके, मणिपुर. ओके, मणिपुर एंड त्रिपुरा वेर द प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली. ओके, ओके, आर यू हियर, आर यू देयर? ओके, Yes, sir, I'm here. I'm very much listening to. okay, are you getting the point or getting any difficulty here to No, understand? sir, I'm understanding. Okay, now here the question is the reservation, right? So I think that it is very much clear, Anna. Justice Rohini Commission was basically constituted for the subcategorization of OBC. This is the current affairs question, and it has been asked in many of the examinations, right? So you can remember this one also, and it was basically constituted in the last year, Anna. Okay, a reservation, you know already that it is the part of what, affirmative actions, and where a percentage of seats are reserved in the public sectors like state government, union government. Okay, but here the trick, and here is the basically that error, that it is also giving religious and linguistic minority educational institutions for the socially. Okay, so basically here that we already know that in the minority institutions, they are basically having their own monopoly, right? So in that institution, the state government is not basically interfering or not providing the reservation for these communities, right? So this here is the basically loophole, and यही से हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है. तो ओनली इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, तो ओनली वन इज द करेक्ट. ओके, गॉट द पॉइंट. बेसिकली रिजर्वेशन नॉट इन द, हम लोग देखते, अच्छा, किस दैट that minorities are having the rights to manage their own affairs, basically in their cultural education rights किसमें है? Can you tell me the article 29, article 30. अब इसमें 30 में क्या है? एजुकेशनल राइट, ठीक है, दैट इज बेसिकली माइनॉरिटी एजुकेशन का प्रोविजन दिया हुआ है. 30 में है, आर्टिकल 30 में Right to education. हाँ, राइट टू एजुकेशन नहीं है,
राइट टू एजुकेशन तो उसमें है, राइट टू आर्टिकल 21 में है, ठीक है, 21A में है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। बट यहाँ पर जो है ना दैट बेसिकली देखो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30, ओके देखो जस्ट आर्टिकल 29 में कल्चरल राइट्स है, ठीक है, कल्चरल राइट्स है, कल्चरल राइट्स। एंड आर्टिकल 30 में क्या है, एजुकेशनल राइट है ना, एजुकेशनल राइट। तो एजुकेशनल राइट इज दैट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच आर माइनॉरिटी है ना, they can manage their own educational institution, right? So under this only that Jamia Millia University is there, which is the minority institution, Aligarh Muslim University there, which is the minority institution, right? So this is there that Muslim are managing their own education institution, and they are not liable to provide reservation to the SC, ST or OBC, right? Okay. And if you talk about the cultural right, so cultural rights basically they have the rights to manage their own culture, है ना, okay. So that is there. So basically in this institution there is no reservation, right? So that is the basically wrong statement here. They are not putting the okay. Now coming to the okay. Now ये सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी है ना, तो बेसिकली इट इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 वाला है ना, ओके, नालसा इसको बोलते हैं, नालसा, यू नो, नालसा। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, उसके अंदर में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, दैट इज बेसिकली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। तो 1 तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो 1 इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ देता है that both the chairman and the members are not nominated by the center, no, चेयरमैन तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जज ही होता है ना, तो ये खत्म हो जाता है फिर अपने, ओके सॉरी, ओके हाँ, चेयरमैन तो वो होता है, तो ये वाला जो है बेसिकली चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स आर नोटेड बाय द सेंटर, नो, ओनली द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड है ना, नॉट द चेयरमैन। तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट एक बार हो जाता है, ये पता चलता है तो आपको ये हो जाता है, ठीक है, आंसर गॉट माय पॉइंट, गॉट ना, Yes, sir. okay. Okay, here you can see both the chairman and the members are nominated by the CGI के द्वारा, okay, CGI के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। It consists of Supreme Court judge who is a chairman along with the other members possessing the experience and qualification prescribed by the center, okay, qualifications prescribed by the center, okay। कहाँ से, 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 सेक्शन 3 से के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, सो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है बेसिकली ये, ओके। नाउ आर्टिकल 355, दिस इज इम्पोर्टेंट है ना, तो बेसिकली यहाँ पर हमने देखा था, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जब भी आप इस क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जो सबसे ज्यादा कॉमन है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर आर्टिकल ये स्टेटमेंट को 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो हम लोग टारगेट करते हैं जो फास्ट जो क्वेश्चन करना होता है दैट व्हेन वी आर ट्राइंग टू है ना दैट टू सोल्व द क्वेश्चन वेरी फास्ट है ना, तो वी शुड नॉट रीड द स्टेटमेंट 1 2 एंड ऐसा नहीं पढ़ना है, तो वी शुड बेसिकली सी द ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस वी शुड स्टडी एंड सी दैट which can be eliminated and then we can reach to the answer. So since we can see that 2 is the number of times it is occurring and 3 is the 2 times it is occurring, right? So we can focus or 1 is also there, so we can focus any of the one of the statement, right? So now you can see that here ensuring that every state government follow the constitutional provisions, yes. So basically article 355 what it says that the central government has the right to ensure that the states are governed through the basically the constitutional provisions, right? So if they are not following the constitution, that means there is constitutional breakdown, and that situation under article 356 is the center can impose the president rule. So that is the basically idea. So we can basically read the statement now. So ensuring that every state follow the constitutional provisions, yes, this is correct. Now protect every state against the external aggression and internal disturbance, yes, this is also right, that the state basically the center is all, it has the provisions in the other clause, it also provides that the center has the power, basically had the power to basically protect the
states from the external aggression as well as from the इंटरनल डिस्टर्बेंस है। जैसे मान लो कि कोई राइट हो जाता है किसी स्टेट में, या फिर वहाँ पे कुछ दैट सम इलीगल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, सो वी कैन सी दैट द सेंटर इज डिप्लॉइंग द दैट सेंट्रल फोर्सेस, राइट, सीआरपीएफ आर है ना डिप्लॉयड इन दैट स्टेट। जैसे मान लो कि elections होते हैं ना, so that time also we can say that there are a number of chances then that there can be riots है ना। So in that situation basically CRPF है ना, central government is providing the CRPF. And another thing you can also see that if the state is having the problem of what, the problem of what you can say that Naxalites है ना, so in that situation also the that central government is helping the state government है ना to mitigate those things. Okay, so basically this thing, and if we talk about this है ना, that it ensures that every state is protected against the economic downturns. So no, that is not the correct है ना। So basically you can see that if the financial emergency is imposed, if the states है ना are having the financial crunch or the state, but अभी तक हुआ नहीं है। basically basically center comes to the rescue of the states, right? So this is incorrect basically, it is under article 360. Okay, अभी बताओ कि मैं प्रेसिडेंट किस में था, कैन यू टेल मी द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन इन विच आर्टिकल? 356. Okay, very good. Okay, here you can see constitution breakdown. सारी चीज वही दी मैंने बताया, वही चीज में दिया हुआ होगा। ओके, देखिए यहाँ दिया हुआ है द एवरी स्टेट्स दैट है ना दैट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज टू ड्यूटीज है, 2 ड्यूटीज दिए गए हैं। पहला ड्यूटी क्या है सेंटर को, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, एंड सेकंड इज द टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, ओके। Now coming to the contempt of court है ना, contempt of court is very good question है ना, it is very much asked है ना, very many times it has been asked। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा मतलब that is not difficult to understand। तो contempt is basically that you are basically that contempt you can say like है ना that जैसे मान लो तुमको तुम्हें मैं कुछ बोल दूँ है ना, अभी क्लास चल रहा है ना, एंड इफ आई डिफेम यू है ना हियर, तो डेट विल काइंड ऑफ कॉन्टेम्प्ट है ना। जैसे कि मान लो कुछ मैंने जजमेंट दिया, मैंने कुछ बताया तुम्हें है ना, एंड यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी, तो डेट काइंड ऑफ बेसिकली इफ इट इज अनफेयर वे। सो सपोज मैंने अभी क्लास लिया, तो मुझे क्लास का क्वेश्चन करोगे ना, अब मेरे पर्सनल लाइफ का तुम क्वेश्चन करोगे, तो डेट विल बी लाइक है ना कॉन्टेम्प्ट है ना, तो मैं तुम्हें डिफेम का केस डाल दूंगा। और तुम ये बोलोगे कि नहीं आपने सर अच्छा नहीं पढ़ाया है ना, यू डिड नॉट टीच मी वेल, so that will the not the contempt है ना, because it should be like I should correct myself and I should improvise myself to make you understand well, so that is the fair criticism है ना। but if you are criticizing my own affair है ना, on my family है ना, so that is the contempt। so basic defamation, तो basically यहाँ basically क्या होता है कि that if you are the court under article 3 that is ओके कौन याद रखना है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, दैट हैज बीन डिफाइंड है क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफाइंड इन द, ये पूछा जाता है, ठीक है, डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एडिशन पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ कि दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें पूछा जाता है स्टेटमेंट बेसिकली इन द यूपीएससी इट हैज बीन आस्क्ड दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, contempt of court is not defined in the constitution, right? It has been defined under article and under the law, statutory law, that is contempt of court 1971, right? So this is the okay, so that is state fair case of any case which has been heard and decided not contempt, right? So this is correct. Now if you talk about the civil contempt, the civil contempt is basically willful disobedience of any judgment or publication of any matter which lowers the authority of the court। तो okay criminal contempt after the administration of justice, तो ये करेक्ट है। सिविल कंटेम्प्ट इज द बेसिकली willful disobedience, बट यहाँ पर लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट है ना, ये वाला जो है ना, ये आपको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है बेसिकली। ओके, स्कैंडलाइजेशन है ना, ये सब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है बेसिकली ये सब। ओके,
एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लर्निंग क्या है, दैट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट is not defined in the constitution, it has been defined in the contempt of court 1971, राइट। और ये जो लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था उसमें डिफाइन किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, बिल्कुल डिसऑबीडियंस होता है टू एनी जजमेंट, है ना। जैसे मान लो कोई आपने ऑर्डर पास किया, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बिल्कुल डिसऑबीडियंस, है ना। मतलब कोर्ट बुला रही है, दैट इज इफ द कोर्ट इज, है ना, had asked you to come to the, है ना, on certain date, है ना, तो if you are not approaching the court on that day or present on that day, so that is the civil contempt. But criminal contempt is like, है ना, that if you are publishing any matter which is, है ना, derogatory to the institution, the Supreme Court itself, so that basically constitutes the criminal contempt. Okay, getting my point? Yeah. नहीं दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, if you are having a certain problem, so you can tell me. No, so I'm understanding actually. Okay. Now coming to the Speaker of the Lok Sabha, so already we know that Speaker, है ना, Office of Speaker किस आर्टिकल में, can you tell me the article? आर्टिकल नंबर 98, ठीक है, 98 में। ओके, थोड़ा बहुत याद करते रहेंगे, कहीं से थोड़ा बहुत मिलता रहेगा ना, तो वी कैन रिकॉल दैट, है ना। अच्छा, मैंने ज्वाइंट सेटिंग का कौन सा आर्टिकल बताया था, कैन यू टेल मी द आर्टिकल ज्वाइंट सेटिंग का? 108. वेरी गुड, मतलब आपने लिखा है ना, यू आर राइटिंग दैट, है ना, व्हाट आई एम टेलिंग, राइट? Yes, yes. वेरी गुड, दैट इज द वे ऑफ इम्प्रूविंग, राइट? ओके, सो बेसिकली स्पीकर का कोई क्वालिफिकेशन जो है मेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। The qualification of speaker is not mentioned in the any of the provision of the constitution. Basically, it is just mentioned the office of the speaker, right? There is no specific qualification of becoming speaker. तो ये important है, ये भी पूछा जा सकता है कि that constitution में specific qualification दिया गया है क्या, तो no, it is basically political office है, right ना। constitution office है but it is politically appointed है, तो इसमें कोई qualification की जरूरत नहीं है। okay, and salary of the speaker is drawn from the constitutional fund of India, yes, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये सैलरी जो है बेसिकली वो कौन से बेसिकली कौन से पार्ट में है, कैन यू टेल मी द शेड्यूल, बेसिकली शेड्यूल Third. थर्ड, बेसिकली वेरी गुड, नो नॉट थर्ड, थर्ड इज द ओथ। ओके, देखो मैं इसको याद Okay, so yeah. इसको हम याद करते हैं ना, TEARS, टीयर्स ऑफ Correct. ओल्ड पीएम, राइट? याद किया होगा आपने, है ना? Yes, sir. Yes. ओके तो एक काउंटिंग मिस्टेक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर इन चार्ज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस इज पोजीशन एज लीडर ऑफ द लोकसभा, नो। लीडर ऑफ लोकसभा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। इफ द ही इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, सो ही विल बी द लीडर ऑफ द हाउस, राइट? And if he is the member of Lok Sabha, if Raj Sabha, so he will be the member of, who will be the leader of house in the Lok Sabha? So any member, है ना, basically senior most member will be the Appointed. okay Nominated. nominated, basically. Okay, now next is the 14 number. The position of Prime Minister of India holds is often described first among the equals. Yes, क्या होता है, सारे ही तो एमपी होते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो काइंड ऑफ एमपी, है ना, फ्रॉम सम स्टेट, some state, right? Some constituency basically. So देखो बेसिकली ऑल आर मिनिस्टर्स ओनली, राइट? बट प्राइम मतलब क्या होता है, दैट इज सुप्रीम, है ना। हमने सब तो एक ही है, नितिन गडकरी हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो बेसिकली, या फिर अमित शाह हो, ऑल आर मिनिस्टर्स ओनली, राइट? बट थिंग इज दैट ही इज प्राइम, ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल, राइट? दैट इज प्राइम। ओके, so that is prime minister first among the equal. Yes, prime minister is the first among the equal. Yes, correct है। prime minister is responsible for decision making on all important policy issue and portfolio not allotted to any other minister. So this is also correct because Also correct. Yeah. है ना। okay, very good। तो ये आर्टिकल 75 में क्या है, the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people, right? okay, लोक सभा। okay, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ
गवर्नमेंट, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा, राइट। तो ये से पूछा जाता है कि दैट समटाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, है ना, व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट। तो बेसिकली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट द राज्यसभा, राइट, द हाउस ऑफ द पीपल, ओके। So collective responsibility only it is not, sir? या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जैसे मान लो कि इफ देयर इज नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड, है ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस इन दैट सिचुएशन, बेसिकली व्हाट विल हैपन, द गवर्नमेंट विल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल, दैट इज गॉन, है ना, गवर्नमेंट विल फॉल, है ना, फिर वो मिनिस्टर्स हट जाएंगे, है ना, Everybody has to resign. रिजाइन, यस, राइट। नाउ कमिंग टू दिस वन, राइट, स्टूडेंट, ये वाला, ये तो मुझे भी पता नहीं था। प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एज फंडामेंटल ड्यूटी है, इंक्लूड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनल में था क्या, फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुआ था, कैन यू टेल मी द फंडामेंटल ड्यूटी Yes. कब, बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, Yeah. राइट, 6. गॉट माय पॉइंट, ओके। ये किसके कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, Sir. नहीं पता सर। ओके। बेसिकली अभी जो मैं रो पर था मैं भूल गया, है ना। I was able to- ओके, विल सी, है ना, ओके। अभी मैं बताने वाला था, मैं भूल ही गया, ओके। तो बेसिकली ओके, संवर्धन कमेटी कौन था यहाँ, इससे नाम है शायद स्वर्ण कमेटी, राइट, स्वर्ण कमेटी, किससे, हाँ सर। स्वर्ण कमेटी, ओके, स्वर्ण कमेटी। तो दिस इज रिमेंबर, ओके। और कौन से आर्टिकल में है, कैन में आर्टिकल 51A, ठीक है, 51A. यस। हम ये एक बार आपको यार रिकॉल करवा देंगे, टेंशन नहीं है। तो बेसिकली दिस वाज एडेड तो 1976, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 253। यहाँ पर मुझे एक डाउट लग रहा था कि डेट है ना, ये वाला क्वेश्चन, ओके, लेट्स सी दैट ये सही है क्या। अंडर आर्टिकल 253 पार्लियामेंट has the power to make laws implementing international treaties and agreement and can legislate on the preservation of natural environment, ठीक है। पार्लियामेंट यूज्ड टू enact the environment protection act to implement the decision, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। हाँ, बेसिकली दैट है ना, दैट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड टू द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड दैट 1971 में, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1971, है ना। इट वाज रिलेटेड टू द क्लाइमेट, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हम कुछ ह्यूमन, है ना, लेंगे, है ना, एक्टिव इफेक्टिव। तो यहाँ पे इसके लिए उन्होंने लॉ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है। तो ओके, दिस वन करेक्ट, ओके। तो बेसिकली बहुत स्टूडेंट आर करेक्ट ओनली, ओके। नाउ कमिंग टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। तो बेसिकली वन इज करेक्ट, है ना, स्टेट इलेक्शन लिमिटेड क्वेश्चन फॉर द लोकल एवरी 5 years, यस, सही है। स्टेटमेंट 2 जो है डिलिमिटेशंस पावर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्सटेंड टू द स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, नो, नॉट स्टेट, बेसिकली वी नो that state election commission is responsible for conducting the only the local elections, right, पंचायत टाइप के इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं ना। Correct. तो बेसिकली तो दे आर नॉट लिमिटिंग द स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे आर बेसिकली फिक्सिंग द टेरिटरी फॉर द पंचायत वगैरह, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट बेसिकली, तो दिस इज इनकरेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट, है ना। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन rely on the voter list prepared by the election commission of India for delimitation purpose, yes, they basically relying on this only, है ना। वहीं से अपना फिर वो बनाते हैं कौन से किधर का है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ओके, गलत है। Vote period election commission India for नहीं, नॉट डिलिमिटेशन पर्पस, दे आर फॉर द इलेक्शन पर्पस के लिए, डिलिमिटेशन के लिए यूज करते हैं। डिलिमिटेशन तो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बेसिकली। वो वोटर्स के लिए, वोटर लिस्ट रही फॉर इलेक्टोरल पर्पस, है ना, वोटर के लिए, नॉट फॉर द डिलिमिटेशन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, गॉट माय पॉइंट। Third one is wrong. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इन द मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब व्हिच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर वायलेट द मैंडेटरी बाय देयर सेंटेंस, है ना।
तो बेसिकली you know that article 19 provides the freedom of speech and expression, right? तो obviously that one cannot be sentenced for this, है ना, that will not be given the right, है ना, that this sentence, right, for the freedom of speech. Suppose you are speaking something against the prime minister, so will you be punished for that? Will you be hanged for that? No, obviously not. So this is not the correct. But if we talk about this one, article 14 and 21, article 21, you know, the right is about the right to life, right? Do you know article 21 that is about the right to life? Article 14 that is equality, है ना, equality. Okay, तो basically equally, है ना, that everyone should have the equal opportunity, equally should be treated, है ना. तो basically ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा देना तो आप इसको सही कर सकते थे. अगर आपने सही किया तो गुड, वेल एंड गुड. नहीं किया तो फिर आप सीख सकते हैं, है ना. नाउ कमिंग टू द मिठू स्टेट. ओके, वेरी गुड. ये मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जजमेंट, है ना. इसका स्टेटमेंट हम लोग तो पढ़ते हैं, ठीक है. ये थोड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे इसका स्टेटमेंट. इसमें काफी अच्छा है स्टेटमेंट ये. देखो कैसे है इसमें. तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, देखते हैं. द रूलिंग ओनली implies to the crime committed under the Indian Penal Code, not special laws. ऐसा है क्या? स्पेशल लॉज, कोई भी तो लॉ ही हुआ ना. आप पनिशमेंट दोगे तो मान लो कि आपने कुछ लॉ बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया, है ना, जिसके कारण इफ यू आर कमिटिंग एनी क्राइम अगेंस्ट द नेशन, है ना, against national sovereignty, so you will given the sentence or some severe punishment. So is it that in any other law will not be applicable? No, basically all laws, है ना, all laws subjected to the, है ना, that constitution only, है ना. If the any law is basically is the infringement of the fundamental right, that shall be declared null and void. So basically every kind of law is subjected to the constitution, right? ऐसा नहीं कि मैं सरकार ने, मोदी ने एक ऐसा लॉ बना दिया कि कर्नाटका जो भी तमिलनाडु के लोग हैं दे आर प्रोटेस्टिंग, तो चलो उनको हैंग कर दो. दैट शुड नॉट बी द लॉ इफ इट, है ना, वायलेट द प्रोविजन दैट इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज नॉट द लॉ. बेसिकली इट शोज दैट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लॉ कैन नॉट बी डन, है ना, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. द रूलिंग ओनली implies, ओनली यहाँ दे दिया ना, तो यहाँ पे मतलब यू शुड बी अलर्ट दिस ईयर, है ना. applies to the crimes committed the Indian Penal Code, not a special law. This is incorrect, right? स्पेशल लॉज में भी होगा तब भी आपको ट्रीट करना है ना, कोई दिक्कत नहीं. तो 3 तो गलत हो जाएगा ये. रूलिंग जजमेंट इंश्योर दैट सेंटेंसिंग इन कैपिटल पनिशमेंट केस रिक्वायर्स जुडिशियल डिस्क्रिशन. ओके, ना देखते हैं थोड़ा सा. The ruling declared that a mandatory death sentence can result in unjust deprivation of life. तो ये बेसिकली सही है ना. तो क्या पूछा इसमें? ओके, रूलिंग डिक्लेयर दैट ए मैंडेटरी डेथ. ओके, मैंडेटरी डेथ सेंटेंस, मैंडेटरी कहीं हो सकता है क्या? ऑलवेज द डेथ सेंटेंस आर सब्जेक्टेड टू द, मान लो कि कोई डेथ सेंटेंस दे दिया जुडिशरी ने, और जुडिशरी ने दे दिया डेथ सेंटेंस, तो क्या पार्डनिंग, हाँ, जुडिशरी ने दे दिया डिसीजन, लेकिन उसको पार्डनिंग पावर भी तो उसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है कि नहीं, है ना. तो बेसिकली मैंडेटरी नहीं हो सकता डेथ सेंटेंस, दैट्स सब्जेक्टेड टू द pardoning power also, so that is incorrect. यहाँ पर judgment ensures that the sentencing in capital punishment cases requires judicial discretion. तो ऑब्वियसली हाँ, जब डेथ सेंटेंस आप देना रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्वियसली, है ना, और क्या होता है उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, तभी ना डेथ सेंटेंस दे सकता है ना. तो दिस इज करेक्ट बेसिकली. ओके, अब इसको एक बार पढ़ लेना. ओके, this is important, you should remember this article, basically article 218 to 17. It is about the appointment of the judges. And if you talk about the Supreme Court, article 124, it provides the that there should be that appointment of Supreme Court judges. Okay, and one thing you should also remember that collegium system, है ना, collegium system is provided for the appointment of judges of Supreme Court and the High Court, right? Okay, ये सब important है. collegium system का जो provision है, it is not in constitution, right? It basically comes through the that SP Gupta case, that is second judge case, right? Okay, now देखो यहाँ पर एक कॉलेजियम आ ही गया यहाँ पर, है ना. ये सही है क्या कॉलेजियम वाला क्वेश्चन? क्लियर डाउट?
Sir, like I don't remember what exactly is collegium. Collegium, okay. Collegium is a body which is responsible for appointment of the judges, right? तो बेसिकली इसमें सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट सीजीआई होता है और टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है। टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये और भी होते हैं, मतलब मान लो कि इसमें बेसिकली ये बेसिकली ये होते हैं सीजीआई प्लस 4 होते हैं, क्या 3 होते हैं, जो भी है देख लेना एक बार। I am confusing, but CJI is the chairman, and 2 or 4 senior most judges of the Supreme Court are its member, right? And okay, so basically this collegium is a kind of a body which is responsible for the appointment of the judges, transfer of the judges of the High Court and the Supreme Court. Got my point? Okay, sir. Yes. Okay. Now coming to the that one thing, it was basically under to the SP Gupta case, or you can say the second judge case. The collegium system was basically devised in 1971. No, 1992. कब हुआ था? 1992, ठीक है। ओके, एक और चीज याद रखना है आपको कि जो कोलेजियम सिस्टम था, इसको रिप्लेस करने के लिए, दैट टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम, गवर्नमेंट केम अप विद द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 99th टू प्रोवाइड द एनजीएससी, दैट इज नेशनल जुडिशियल एमेंडमेंट कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल एमेंडमेंट कमीशन के लिए प्रपोज किया गवर्नमेंट ने, बट सुप्रीम कोर्ट बेसिकली said that it is like है ना, that NJSC में क्या था प्रोविजन, what were the provision that in the NJSC the central government was also appointing certain members in that है ना, in that committee. So basically in that committee the central government is appointing its member, that means it is showing the interference from the government in the judicial independence. So that's why the in the guise of this, that's that provision, basically the Supreme Court said since it is violating the judicial independence, so it declares it null and void. What my point? Yes, sir. ओके, बेसिकली एनजीएससी में ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट में आ जा रही है, मतलब क्या होगा कि जजेस जो अनफेयर तरीके से काम करेंगे ना, उनको तो चाहिए कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर ले लें, तभी उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है ना। तो इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस वायलेट होगा, इसलिए मैं इसको खारिज करता हूँ, है ना, इस बॉडी को खारिज करते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम ही अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देयर आर ए नंबर ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, विल डिस्कस इन द मेंस, है ना, प्रोग्राम। तो सो फार इट इज करेक्ट। ओके, नाउ ये वाला सा इंपॉर्टेंट है शायद। ओके, ये देखो जरा, ये थर्ड जज केस था, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन था। ओके, यहाँ पे नहीं, सेकंड जज केस है, ठीक है, सेकंड जज केस ही है। ये कब था? 1993 में था। सुप्रीम कोर्ट ऑन द एक्वार्ड एसोसिएशन वर्सेस इतना, ठीक है। ओके, ये वाला केस है ना, मुझे कंफ्यूजन था थोड़ा। ओके, अच्छा, यहाँ पर है कि कॉलेजियम का एडवाइस जो है वो नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, just a minute. Hello, am I audible? Hello, can you hear me?